तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे आपका पेपर 1, जिसके अंदर मेनली लास्ट सेमेस्टर में हमने डिस्कस किया था कि जितने भी मोशन हमने डिस्कस किए दैट वाज रिगार्डिंग द पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, है ना। याद है आपको कि पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग हमने उनके मोशन को स्टडी किया। और अब हमने क्या देखना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों स्टडी किए, क्योंकि अगर सपोज हमारे पास कोई भी सपोज किसी भी मोशन को कंसिडर करते हैं और वो मोशन में क्या है कि आपका जैसे कार मूव कर रही है, ठीक है, एंड कार हैज़ टू ट्रेवल 500 किलोमीटर्स, then we can consider that particular car as a point object because the distance which is traveled by the car is comparatively very larger as comparison to the dimensions of the car. In the same way, if we consider the planetary motion, then earth can also be taken as a point object. Earth can also be taken as point object. और क्यों उसको point object के तौर पे ले सकते हैं, because the distance which earth travels, it travels around the sun, which is very larger as comparison to the dimensions of the earth. So now in routine we will discuss some rigid bodies. In the last previous semester you have articles regarding the point objects. जितने भी आर्टिकल किए उसमें सब में point objects का जिक्र है। अब यहाँ पे हम rigid body देखेंगे कि rigid bodies क्या हैं, ठीक है। तो जो rigid body है, किसको बोलते हैं rigid body? rigid body आप लोगों ने पहले भी सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है। किसको आप कहेंगे कि ये बॉडी रिजिड है? आइडिया है आप लोगों को? तो जो रिजिड बॉडी है, देखिए, अगर सपोज मैं ये बात करूं कि ये हमारे पास बुक है, इज इट ए रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी हम बोलेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को इफ द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस डज नॉट चेंज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द any external force or with the motion, with any kind of motion or with the application of any kind of force, if the interparticle distance does not change, then the body is said to be rigid body. Clear? तो अब जैसे सपोज ये हमारे पास है, ये बुक है या कॉपी है, तो is it rigid body? Some students are saying that yes, it is a rigid body. एंड सम आर नॉडिंग अपॉन दैट कि ये रिजिड बॉडी नहीं है। देखिए ये रिजिड बॉडी कैसे है, हमने इसको फोर्स अप्लाई किया, ये ऐसे करके आ रही है। अब ये आपस में इनका डिस्टेंस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? दैट्स वाई दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रिजिड बॉडी। रिजिड का मतलब जिसको आप हिंदी में ठोस बोलते हो, अपने आप से उसके पार्टिकल्स का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा विद द मोशन एंड विद द एप्लीकेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ फोर्स। क्लियर? समझ गए? तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इफ बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स, इफ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स the distance does not change, the distance does not change during the motion, does not change during the motion or under any force, or under any force, the body is termed as rigid body. Rigid body, तो उसको हम बोलेंगे rigid body. अब देखिए
अब रिजिड बॉडी है, हमने सिंपलेस्ट रिजिड बॉडीज कंसिडर करनी है क्योंकि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे और सिंपलेस्ट जो बॉडी अगर हम करें तो उसमें से रिजिड बॉडी आती है। क्योंकि देखो सपोज अगर हमने सेकेंड लॉ अप्लाई करना है, क्या हम मूविंग वाटर के ऊपर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए मोशन को इजी बनाने के लिए या स्टार्टिंग से सिंपलर प्रॉब्लम से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रिजिड बॉडी कंसिडर कर रहे हैं जिसके ऊपर एप्लीकेशन इजी है चीज़ों की। ठीक है, अब जो मोशन कंसिडर करेंगे रिजिड बॉडी के ऊपर, कौन कौन से टाइप का मोशन एग्जिबिट करती है रिजिड बॉडी वो देखेंगे। सबसे पहले है आपका, बहुत सारे और भी मोशंस हैं बट जो मेनली हम डील करेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन। नंबर 2 इज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। एंड नंबर 3 इज combination of translational and rotational, combination of translational and rotational। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में देखिए हमने, अब इसको हम रिजिड बॉडी कंसिडर कर सकते हैं ना, डस्टर कैन बी कंसिडर्ड एज ए रिजिड बॉडी। अब देखिए इसके ऊपर हम क्या करते हैं, सपोज हमने 3 पॉइंट्स बनाए, दिस इज अ रिजिड बॉडी, 3 पॉइंट्स इसके हमने कंसिडर किए और इस बॉडी ने मूव करना शुरू किया लीनियरली लाइक दिस। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ पहुँच गई, यहाँ से लीनियर मूव किया इसने और ये यहाँ पहुँच गई। तो अब ये जो तीनों जो पॉइंट्स हैं इनका मोशन कैसा होगा, दैट विल बी पैरेलल टू ईच अदर। तीनों जो पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स का जो मोशन है दैट विल बी इन अ लीनियर डायरेक्शन, और दूसरा क्या है कि पैरेलल टू ईच अदर, that will be parallel to each other, and moreover all the points will have same velocity, all the points will have same velocity। तो हम इस बॉडी के लिए अभी तो हमने 3 पॉइंट्स कंसिडर किए हैं। सपोज हमारे पास सारी बॉडी को हम उसको जर्नलाइज भी करना चाहें तो सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा, सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा ना। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ट्रांसलेशनल मोशन के, कि if all the points of the body moves in a straight line, ट्रांसलेशनल मोशन का क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन, if all the points of the body, if all the points of the body moves in a straight line, moves in a straight line parallel to each other, parallel to each other, and the velocity of every point and velocity of every point is same, the velocity of every point is same। तो ये ट्रांसलेशनल मोशन होगा आपका। ठीक है, अब दूसरा क्या है, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने पहले देखा भी हुआ है, जो आपका सीलिंग फैन है। ठीक है, जो रोटेशनल मोशन है वो काफ़ी टाइप के हो सकते हैं, रोटेशनल मोशन भी कई टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, सपोज आपका सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन क्या कर रहा है, रोटेशन अबाउट अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, रोटेशन अबाउट द एक्सिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज रोटेशनल मोशन। जैसे आपका ये दरवाजा लगा हुआ है, डोर है, एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड मूव करता है, इजंट इट। आपका टेबल फैन हो गया, टेबल फैन भी क्या है, इस तरीके से मूव करेगा अबाउट द पॉइंट। और एक और भी मोशन है
इस तरीके से भी मूव करेगा। टेबल फैन क्या है कि हर डायरेक्शन में हवा देने के लिए इस तरीके से भी मूव करेगा, है ना। और आपने वो छोटे थे जब आप लोग वो चलाते थे, वो लट्टू बोलते हैं, यो बोलते हैं, चलाते थे ना, तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन। तो वो रोटेशनल मोशन के एग्जाम्पल्स हैं ये सारे। और उसमें क्या है, जो आपका वो लट्टू है या यो है, वो एक तो पॉइंट के अबाउट तो मूव करता ही करता है, दूसरा कैसे करता है, ऐसे भी करता है कि नहीं करता है, लाइक दिस, है ना। तो इसको बोलते हैं प्रिसीजन। ये जो इस टाइप का, इस तरीके का जो मोशन है, दैट इज नोन एज प्रिसीजन। तो ये सारे रोटेशनल मोशन के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए एग्जाम्पल है, बट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रोटेशनल मोशन। यही हम रिजिड बॉडी लेते हैं। फिर से हमने इसके ऊपर पॉइंट्स ड्रॉ किए, लास्टली भी किए थे। 2 पॉइंट और हम इसके ऊपर ड्रॉ कर देते हैं। सपोज पेरीफ्री पे हमने ड्रॉ कर दिए, ये अब 5 पॉइंट बन गए हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये 5 पॉइंट हैं। अब रोटेशन कैसे होगा, सपोज द रोटेशन इज अबाउट दिस पॉइंट, तो ये इस तरीके से मूव करेगा, लाइक दिस करेगा, ऐसे मूव करेगा। अब देखिए ये ऐसे मूव किया, एक जब कंप्लीट रोटेशन होगा, तो उसमें क्या चीज़ आपको निकल के आएगी, क्या चीज़ आपको पता चल रही है कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे सेम टाइम ले रहे हैं। यहाँ से शुरू हुए, ऐसे गए, और 1 कंप्लीट रोटेशन जब हुआ तो सारे के सारे पॉइंट्स उसी डायरेक्शन में आ गए सेम टाइम के अंदर, ठीक है। मतलब क्या है, टाइम उन्होंने क्या लिया है, सेम लिया है, बट जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है दैट इज डिफरेंट फॉर ऑल द पॉइंट्स। अब ये जो पॉइंट था, अब इसने क्या किया, इसने तो ज़्यादा डिस्टेंस कैसे ट्रेवल किया, बिकॉज इट हैज़ टू ट्रेवल द लॉन्गर सर्कमफ्रेंस, इजंट इट। ये वाला जो पॉइंट था, इसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो ज़्यादा है और कंपैरेटिवली इस वाले पॉइंट की कम है। और ज़्यादा नज़दीक कोई पॉइंट होगा तो उसकी और कम हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे डिफरेंट रेडियाइज ऑफ सर्कल मेंटेन कर रहे हैं, पहली बात, ठीक है। अब जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की वेलोसिटीज अलग अलग होंगी, दैट इज द पॉइंट विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांसलेशनल मोशन। उसमें सबकी वेलोसिटीज क्या थी, सेम थी। इसके अंदर सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। कैसे डिफरेंट होंगी, क्यों डिफरेंट होगी, टाइम तो सबको सेम लग रहा है, बट एक तो इतना बड़ा सर्कमफ्रेंस कवर कर रहा है, एक छोटा कर रहा है। मीन्स जो पार्टिकल आउटर पेरीफ्री पे है, इट हैज टू ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस, तो इट हैज टू मूव फास्टर, ठीक है। उसको फास्ट मूव करना पड़ेगा, तो जो फास्ट मूव करेगा इट मीन्स उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप सेंटर से पेरीफ्री की तरफ मूव करेंगे, द आउटर पार्टिकल्स आर एग्जिबिटिंग मैक्सिमम वेलोसिटी, आउटर पार्टिकल्स आर एग्जिबिटिंग मैक्सिमम वेलोसिटी, और जैसे जैसे यू विल मूव टूवर्ड्स द सेंटर, वेलोसिटी विल डिक्रीज, एंड द पॉइंट विच इज नोन एज सेंटर, वहां पे जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0। दिस इज ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ द एक्सिस। एक्सिस किसको बोलते हैं, जहां पे जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी 0 हो जाए, दैट इज नोन एज द एक्सिस। दिस इज ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ द एक्सिस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रोटेशन, दिस इज ऑल अबाउट द रोटेशन। लिखना चाहें, अच्छा रोटेशन में भी मैंने बताया कि बहुत सारे टाइप के हैं, तो जो सिंपलेस्ट टाइप है उसको हम लेंगे, दैट इज नोन एज प्लेन रोटेशन, दैट इज नोन एज प्लेन रोटेशन। जैसे आप सीलिंग फैन की बात कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्लेन रोटेशन, एक प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। यो या जो और हमने एग्जाम्पल्स दिए हैं, दैट आर समवट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम ये लिख सकते हैं कि इफ वी कंसिडर द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रोटेशन, रोटेशनल मोशन, if we consider the simplest type of rotation
रोटेशन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, रोटेशन सिंपलेस्ट टाइप कौन सी है, रोटेशन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, फिक्स्ड एक्सिस. Then all the particles will move in circles of different radii, moves circles of different radii and with different velocities, and with different velocities. And the center of different circles, the center of different circles, the centers of different circles is on the axis of rotation, is on the axis of rotation. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका रोटेशनल मोशन. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द रोटेशनल एंड द ट्रांसलेशनल. कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन में देखिए अगर हम बात कर रहे हैं, अब देखिए ये है चौक है, चौक को अगर मैं इस तरीके से मूव कर रही हूँ इट मीन्स इट इज़ रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस और रोटेटिंग अबाउट ए पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, अगर हम सिर्फ इस फेस की बात करें तो रोटेटिंग अबाउट ए पॉइंट, अगर इसकी पूरे की बात करें तो रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस. ठीक है, तो ये तो हुआ रोटेशन. अगर ये इस तरीके से मूव करने लगे लाइक दिस, ऐसे मूव करने लगे, इट मीन्स इट इज़ ए लीनियरली भी मूव कर रहा है. ठीक है, लीनियरली भी मूव कर रहा है और इसके अंदर रोटेशन मोशन भी है. इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन. ठीक है, अब इसमें देखिए उसको बोलते हैं रोलिंग. जो ये इस तरीके का जो मोशन है विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, दिस इज नोन एज रोलिंग. अब रोलिंग का क्या है, रोलिंग में कहने का मतलब क्या है, प्योर रोलिंग कब होगी, प्योर रोलिंग जब होगी जब जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ऑफ द चोक एंड द डस्टर, द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट is at rest for a small fraction of time. If it is at rest, then we say that this is pure rolling. Otherwise rolling हो रही है but pure नहीं है. ठीक है, जब ये point of contact, अब पता कैसे चलेगा, जैसे सपोज हम कोई व्हीकल चला रहे हैं, गाड़ी है या बाइक है आपकी, तो जब हम चलाते हैं उसको और हम बहुत स्लो स्पीड पे हैं, बहुत स्लो स्पीड पे है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका टायर है, टायर का इंप्रेशन अगर मिट्टी के ऊपर बन रहा है, इट मीन्स फॉर द फ्रैक्शन ऑफ टाइम द टायर वॉज एट रेस्ट विद द सरफेस, इजंट इट. तभी तो आपको एक्सप्रेशन मिला, अदरवाइज क्या एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा. जब आप बहुत स्पीडली ड्राइव करते हो, तो वो क्या करता है, पीछे की तरफ आपकी मिट्टी ऐसे छोड़ते हुए चलता है और आपको कोई इंप्रेशंस नहीं मिलता है. हालांकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है बट फॉर द वेरी वेरी स्मॉल टाइम. ठीक है, समझ रहे हैं बात. तो जब आपको इंप्रेशंस मिल रहे हैं तब हम कहेंगे कि प्योर रोलिंग हो रही है. ठीक है, समझ रहे हैं बात, दिस इज द डिफरेंस. और अगर मान लो आपको इंप्रेशंस नहीं मिल रहे हैं तो रोलिंग इज बीइंग डन but not pure. Rolling is being done but not pure. तो ये आपका था कॉम्बिनेशन. अगर आप इसको लिखना चाहें तो इसमें हम लिख सकते हैं, if both the types of motion is present in the body then it is said to be in the rolling motion. If both the types of motion is present in the body then it is said to be in the rolling motion. And if the lowermost part of the body which is in touch with other surface is at rest, अगर वो रेस्ट पे है then it is called pure rolling.
देन इट इज कॉल्ड प्योर रोलिंग। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द मोशंस विच आर एग्जिबिटेड बाय द रिजिड बॉडी। उसके बाद आपका जो रोटेशन हमने देखा है, रोटेशन के साथ साथ लीनियर मोशन के साथ साथ जो रोटेशनल मोशन है उसके अंदर भी आपकी सेम टाइप की जो एनालॉगस टर्म्स हैं वो सारी की सारी आती हैं, है ना। पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। एनालॉगस से मतलब समझते हैं, एनालॉगस से मतलब समझते हैं ना। एनालॉगस से मतलब क्या है, किसको कहेंगे एनालॉगी? एनालॉगी से मतलब क्या है कि एक ट्रांसलेशनल मोशन में जो टर्म्स आ रही हैं उसके विद रिस्पेक्ट सेम टाइप की टर्म्स रोटेशनल मोशन में भी होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? सपोज कोई भी हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, अब सास ससुर दोनों के हैं, लेडीज के भी हैं जेंट्स के भी हैं, सास ससुर दोनों के हैं। ठीक है, उधर जो आपका जो फैक्टर है वो आता है आपका, अगर सपोज कोई मेल मेंबर है तो वो देवर बन जाता है इधर लेडी का, और उधर से वो क्या बन जाता है, वो साला बन जाता है। तो वो एनालॉगस है। ठीक है ना, समझ रहे हैं? ठीक है, ये दिस इज एनालॉगी। तो इसी तरीके से एनालॉगस टर्म्स आपकी इसके अंदर भी आएंगी रोटेशनल मोशन के अंदर। क्लियर? तो सपोज आपका रिजिड बॉडी मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, एंड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फा, है ना। पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, अल्फा स्टैंड्स फॉर द एक्सेलरेशन alpha stands for the acceleration, and the angular velocity, which is initial angular velocity, is omega naught, and the final angular velocity is omega, and the angular displacement is being represented by theta, है ना। एंगुलर जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसको थीटा से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन आपका अल्फा है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आपकी ओमेगा है। तो हमें पता है ये जो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, अल्फा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। हमें पता है ये चीज़, ये रिलेशन हमें पता है, वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दैट। तो यहाँ से देखिए डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी लिख सकते हैं ना। इफ वी इंटीग्रेट दिस रिलेशन विद इन द प्रॉपर लिमिट्स, और प्रॉपर लिमिट्स क्या होंगी, ओमेगा नॉट टू ओमेगा एंड अल्फा डी टी, टाइम वेरीज फ्रॉम 0 टू टी, टाइम वेरीज फ्रॉम 0 टू टी। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, दिस विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू टी। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। ये एनालॉगस रिलेशन है जो लीनियर मोशन के अंदर क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इसी तरीके से अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं ओमेगा को। ओमेगा को हमने ये लिख दिया प्लस ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। डी थीटा इज इक्वल टू डी टी को आप इस तरफ ले आइए, डी टी प्लस अल्फा टी डी टी। नाउ अगेन इंटीग्रेट दिस रिलेशन विद इन द प्रॉपर लिमिट्स वेयर थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू थीटा, टाइम वेरीज फ्रॉम 0 टू टी, ओमेगा नॉट डी टी प्लस again the time varies from 0 to t, alpha t and dt। इसको सॉल्व कर लीजिए, you will have theta is equal to omega naught into t plus half alpha t square। This is again the analogous relation which is
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना, सेम रिलेशन है। उसी तरीके से हमें पता है अल्फा किसके इक्वल है, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी के इक्वल है। इसको आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी थीटा, इसको ये लिख सकते हैं डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। इसको क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा ओवर डी थीटा इंटू दिस इज नथिंग बट द ओमेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था आपका अल्फा था। अब इसको डी थीटा को यहाँ ले आइए, अल्फा डी थीटा दिस इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा। नाउ इंटीग्रेट दिस रिलेशन अगेन विद द प्रॉपर लिमिट्स, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to थीटा एंड ओमेगा वेरीज फ्रॉम ओमेगा नॉट टू ओमेगा। क्या आ जाएगा आपके पास, यू विल हैव ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 2 अल्फा इंटू थीटा, which is also again the same relation as that of v square minus u square is equal to 2as। तो ये आपका था जो इक्वेशंस हैं रोटेशनल काइनेमैटिक्स की, जो इक्वेशन है वो ये आपकी सारी की सारी उसी तरीके से यूज़ में आएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।